आज का जो सवाल जो लोग ज्यादा पूछते हैं वो है बोर्ड मीटिंग्स, बोनस, डिविडेंड्स, फिर उसके बाद एक्स डेट, फिर उसके बाद आने का प्रोसेस। तो ये तमाम प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से लोगों को ये चीजें हासिल हो सकती हैं, एक्स डेट का क्या सिलसिला होता है, बुक क्लोजर क्या चीज होती है, बोर्ड मीटिंग्स का सिलसिला कैसे होता है और फिर वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को वो चीजें फराहम कैसे करती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके बारे में आज का ये तफसीली वीडियो है। अब बोर्ड मीटिंग का जो प्रोसेस है वो तो काफी बाद में आता है, लेकिन उससे पहले की जो चीजें हैं वो भी आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। एक आदमी है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह करना चाहता है और वो स्टॉक एक्सचेंज में आता है, किसी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करवाता है। और जैसे हमारा भी ताल्लुक ब्रोकरेज हाउस से है तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको तफसीली बता दिया जाएगा और अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा। तो आप अकाउंट ओपन करते हैं हमारे साथ या किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ। अब उसके बाद प्रोसेस आपका शुरू होता है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हैं या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो शेयर्स कहां से आए? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज आती हैं अपने आप को लिस्ट कराने, और लिस्ट कराने का बेसिकली सीधा सीधा मकसद होता है कैपिटल को रेस करना, यानी कि पैसे को रेस करना। कंपनीज आती हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो आईपीओ अपना लेके आती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और वो यहाँ पर लिस्ट हो जाती हैं, मतलब कि अपनी कंपनी के टुकड़े कर देती हैं, हिस्से कर देती हैं, शेयर्स कर देती हैं और वो पब्लिक को दे देती हैं, पब्लिक को बांट देती हैं और पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है आईपीओ के थ्रू या बुक बिल्डिंग के थ्रू, और जो भी पैसा है वो कंपनी के पास आ जाता है। यानी कंपनी ने आपको अपनी कंपनी का हिस्सा दिया और आपने उस हिस्से के बदले में उसको पैसे दिए। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास पैसा आ गया तो कंपनी का जो कैपिटल है वो बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, यानी कि कंपनी की काम करने की सलाहियत, जो उसको एक्सपेंशन वगैरह करनी है, जो आगे बढ़ना है, जो फ्यूचर ग्रोथ करनी है, उसके लिए उसके पास एक जरिया आ गया जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सकती है। और ये जो पैसा रेज होता है ये किसी किस्म का ना तो कर्ज होता है ना ही इस पे इंटरेस्ट देना होता है, यानी कि जो पैसा कंपनी स्टॉक मार्केट से रेज करती है वो आपने उसके हिस्से के बदले में दिया है उसे, तो वो पैसा कंपनी आपको ना तो वापस कर सकती है, मतलब वापस करने की कोई शर्त है नहीं इसके अंदर, और ना ही उस पर कोई आप कंपनी को इंटरेस्ट देना है। तो बगैर सूद का, बगैर कर्ज का उसके पास एक अच्छा वर्किंग कैपिटल रेज हो जाता है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा या सालों से कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। अभी जो रिसेंट हम मिसाल ले लें, जैसे ऑक्टोपस आपके सामने आई, वो कुछ ही दिनों पहले लिस्ट हुई तो कुछ कम शेयर प्राइस पे लिस्ट हुई। इसी तरीके से अगर ऊपर की बात कर ले तो एयरलिंक करीबन 75-76 रुपए के। तो कुछ कंपनीज अपना जो प्रीमियम है या कह लीजिए कि जो पैसा वो रेस करना चाहती हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रखती हैं, कुछ कम रखती हैं, तो वो अपना एक टाई-इन करती हैं और उस हिसाब से अपने आप को यहाँ पर लिस्ट करती हैं। अब ये पैसा जितना भी रेस किया है इसका ऑब्वियस सी बात है वापस तो नहीं करना, लेकिन इस पैसे की जवाबदारी जरूरी होती है। यानी उस पैसे का किया क्या, अब तक जो पैसा रेज किया उसमें से कितना इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा हुआ है, जो इस्तेमाल कर लिया उसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस क्या था। तो ये जो जितनी चीजें हैं इसकी जवाबदारी स्टॉक एक्सचेंज को और उसके इन्वेस्टर्स को करती है वो। और इसी जवाबदारी के सिलसिले से शुरू होता है कंपनीज की बोर्ड मीटिंग का सिलसिला। अब बोर्ड मीटिंग के सिलसिले को समझने से पहले आपको साल का हिसाब समझना होगा। दो तरीके के साल होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी टू दिसंबर होता है सीधा सीधा, जिसमें हम अपनी वर्किंग वगैरह करते हैं, एक नॉर्मल सिलसिला चलता है। दूसरा होता है फिस्कल ईयर जो कि माली साल, जो कि कंपनीज यूज करती हैं। अब फिस्कल ईयर की 2-3 एग्जाम होती हैं, उसमें से 2 मेजर एग्जाम है। सबसे पहली होती है जनवरी टू दिसंबर, यानी कि कुछ कंपनीज जो अपना फिस्कल ईयर काउंट करती हैं वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ही काउंट करती हैं। दूसरी इसकी एग्जाम जो बड़ी एग्जाम है वो है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, यानी कि जो कुछ कंपनीज, जो बाकी कंपनीज रह जाती हैं वो अपना माली साल जो गिनती हैं वो 1 जुलाई से गिन के अगले साल के 30 जून तक गिनती हैं, तो वो उनके 12 महीने काउंट होते हैं। तो इस तरीके से 2 ईयर्स के अंदर कंपनीज अपने अपने माली साल को डिवाइड करके रखती हैं। और ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और साथ ही पाकिस्तान का भी जो फिस्कल ईयर गिना जाता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ही गिना जाता है। उसके दरमियान जो 12 महीने होते हैं उसी को माली साल कहा जाता है। अब माली साल के अंदर होते हैं 12 महीने, उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3। तो यानी कि हर तीसरे महीने के अंदर एक क्वार्टर खत्म होता है। हम एग्जांपल जुलाई टू जून की लें तो जुलाई से लेके सितंबर तक का जो हिस्सा होगा वो एक क्वार्टर कहलाएगा, फिर सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो हिस्सा होगा वो दूसरा क्वार्टर कहलाएगा, फिर जनवरी से लेके मार्च तक का जो हिस्सा है वो तीसरा क्वार्टर, और फिर अप्रैल से लेके जून तक का जो हिस्सा है वो चौथा क्वार्टर। तो एक माली साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी हर तीसरे महीने के अंदर वो क्वार्टर खत्म होता है और हर तीसरे महीने के यानी एक क्वार्टर खत्म होने के बाद ही कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस करती हैं। और इसी तरीके से वो कंपनीज जिनका माली साल जनवरी टू दिसंबर का है तो वो भी उनका तीसरे महीने का ही हिस्सा चलेगा, यानी जनवरी टू मार्च पहला क्वार्टर, फिर उसके बाद उसी तरीके से हर तीसरे महीने बाद दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर उनका भी काउंट किया जाता है। अब ये जो 3-3 महीने में क्वार्टर डिवाइड किया गया है तो हर क्वार्टर के इख्तिताम पे कंपनी अपनी बुक को क्लोज करती है, यानी कि जो उसकी फाइनेंशियल बुक है उसे बंद करती है, 3 महीने का हिसाब वो कंप्लीट करती है। अब जैसे मैंने कहा था कि कंपनी जवाब दे तो है, भले पैसे वापस नहीं देने, लेकिन जवाबदारी करनी है स्टॉक एक्सचेंज को भी और उसके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को भी। तो वो जो
जो 3 महीने का जो प्रोग्रेस है तो वो कंपनी अपने उस प्रोग्रेस को शो करती है बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू। लेकिन उस बोर्ड मीटिंग से पहले भी उस बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होती है। अब वो जो बोर्ड मीटिंग की डेट होती है वो नोटिस की सूरत में कंपनी अनाउंस करती है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट dps.psx.com.pk के अनाउंसमेंट के सेक्शन में। उस दिन अनाउंसमेंट आती है, मतलब उस पे लिखा होता है नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग ऑफ फला फला कंपनी, और फिर उस नोटिस को आप खोलेंगे तो उसके अंदर फिर डेट अनाउंस होती है कि इस डेट को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगी, यानी कि उस क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कंपनी अपना बताएगी स्टॉक एक्सचेंज को भी और उसके इन्वेस्टर्स को भी। और उमूमी तौर पे ये जो बोर्ड मीटिंग्स की डेट अनाउंसमेंट का जो सिलसिला है वो क्वार्टर क्लोजिंग, यानी जैसे अगर मार्च का क्लोज हुआ है तो मार्च के 15 दिन बाद, हर क्वार्टर के 15 दिन के बाद ये बोर्ड मीटिंग्स की डेट का सिलसिला आना शुरू होता है। अब यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं ऑक्टोपस डिजिटल की कि फॉर एग्जांपल कंपनी का क्वार्टर एंड खत्म हुआ है और उसके बाद उसने अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है। जैसे आज अगर एग्जांपल तौर पे मैं ले लूं कि आज 15 तारीख है और आज ऑक्टोपस ने अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है 28 तारीख, ठीक है। तो 28 तारीख वाले दिन, मतलब 28 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है उस दिन ऑक्टोपस डिजिटल की बोर्ड मीटिंग होगी। उस दिन बोर्ड मीटिंग होगी। पहले सिलसिला होता है बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस करने का, फिर सिलसिला होता है उस बोर्ड मीटिंग की डेट वाले दिन बोर्ड मीटिंग होने का। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ऑक्टोपस डिजिटल बताएगी कि अपने पिछले 3 महीने की या 6 महीने की या 9 महीने की या सालाना उसकी प्रोग्रेस, यानी कि उसका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर गुजरा है या क्वार्टर गुजरा है उसके अंदर कंपनी ने क्या क्या प्रोग्रेस करी है, क्या क्या कमाया है या क्या क्या गवाया है। अगर गवाया है तो सीधा सीधा सिलसिला ये होगा कि कंपनी कुछ भी पे आउट नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने लॉस किया है उस क्वार्टर के अंदर या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज कमाती हैं वो भी कुछ पे आउट्स वगैरह यानी कि डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं देती, तो उनको भी अलग कर देते हैं। तो जो जिसने गवाया उसने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसने कुछ कमाया और उसने भी कुछ नहीं दिया तो वो सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद वो कंपनीज आती हैं, नामी ग्रामी आपने सुना होगा, वो कंपनीज जो सालों से कमाती हुई भी आ रही हैं और फिर अपने शेयर होल्डर्स को उस कमाई का हिस्सा भी देती हैं बोनस और डिविडेंड की सूरत में। जैसे आपको अंदाजा होगा मिलेट ट्रैक्टर है, इंडस मोटर्स है, एटलस बैटरी है, बलूचिस्तान व्हील्स है, हाईनून लेबोरेटरीज है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, एफएफसी है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, ओजीडीसी है और इसी तरीके की कई सारी कंपनीज है जो सालों से कमाती हुई भी आ रही हैं और अपने शेयर होल्डर्स को उस कमाई का हिस्सा डिविडेंड और बोनस की सूरत में पे आउट करती हुई भी आ रही हैं। तो अब हम उन्हीं कंपनीज की बात करते हैं। अब ये जो पे आउट का सिलसिला है कंपनीज के दरमियान, ये ऐसा नहीं है कि हर तीसरे महीने में कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया तो उसके साथ कमाया हो तो देगी ही देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें से अलग अलग कंपनीज डिवाइडेड हैं। कुछ कंपनीज हैं कि साल में 4 दफा यानी कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे आउट अनाउंस करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो साल में 2 दफा, जैसे कि हर 6 महीने के बाद, आधा साल खत्म होने के बाद वो कुछ पे आउट करती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं कि जो सालाना पे आउट करती हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोज होने के बाद वो एक साथ जितना भी साल में कमाया उसका कुछ हिस्सा दे देती हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में भी ये पे आउट डिवाइडेड है। अब आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है 16 मार्च 2022 को। अब 16 मार्च 2022 से पहले, मतलब आज अभी तक कोई कंपनी का पे आउट एक्स नहीं हुआ है, तो उससे पहले कुछ 2-3 कंपनीज की मिसालें ले लेते हैं हम। जैसे हम सिस्टम्स लिमिटेड, हाईनून लेबोरेटरी और एटलस इंश्योरेंस की मिसाल लेते हैं। इन तीनों कंपनीज में भी पहले बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई, फिर बोर्ड मीटिंग की डेट वाले दिन बोर्ड मीटिंग कंपनी ने की। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि हमने इस क्वार्टर के अंदर या इस साल के अंदर ये चीजें करी हैं और इतना पैसा कमाया है। अब उस पैसे कमाने के साथ उसने कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को पे आउट की सूरत में, डिविडेंड और बोनस की सूरत में दिया है। जैसे सिस्टम्स लिमिटेड ने 100% बोनस दिया है और 5 रुपए डिविडेंड दिया है, और एटलस इंश्योरेंस ने 10% बोनस और 45% डिविडेंड यानी कि 4.5 रुपए दिए हैं, और हाईनून ने भी 10% बोनस और 200% डिविडेंड यानी कि 20 रुपए फी शेयर कंपनी ने अनाउंस किए। तो ये कंपनीज ने अपना पे आउट अनाउंस किया। तो फिर से चलते हैं कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की। बोर्ड मीटिंग की डेट वाले दिन बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने अपनी कमाई शो करी और फिर साथ ही कोई भी पे आउट वगैरह दिया तो वो भी अनाउंस किया। इन चारों प्रोसेस के बाद और पे आउट के साथ ही कंपनी एक और डेट भी अनाउंस करती है जिसे कहते हैं बुक क्लोजर या एक्स डेट। अब एक्स डेट से पहले आप बुक क्लोजर समझ लीजिए। बुक क्लोजर की डेट होती है और बुक क्लोजर का एक पूरा पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपने पे आउट अनाउंस किया और साथ ही बुक क्लोजर का पीरियड अनाउंस करती है 5 तारीख से लेकर 12 तारीख, फॉर एग्जांपल कुछ 5 दिन या 7 वर्किंग डेज का एक पीरियड होता है। इस पीरियड से ताल्लुक सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास फिजिकल शेयर यानी कि शेयर्स कागजी हालत में रखे हुए हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जिसमें आप अभी आजकल डिजिटली ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं है, कागजी हालत में यानी कि फिजिकल शेयर्स उनके पास रखे हुए हैं। तो बुक क्लोजर का पीरियड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल शेयर्स रखे हुए हैं हाईनून लेबोरेटरीज के, और कंपनी ने अपना पे आउट अनाउंस कर दिया और उसके बाद मैं ये शेयर्स बेच देता हूं, किसी को फिजिकल शेयर्स बेच देता हूं। तो फिजिकल शेयर्स किसी को बेचता हूं
तो उस बंदे के लिए लाजमी है कि वो शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए। तो बुक क्लोजर का जो पीरियड होता है उसके दरमियान किसी भी किस्म का जो ट्रांसफर होगा वो नहीं होता। कंपनी बुक क्लोजर डेट इसीलिए अनाउंस करती है कि उसके दरमियान उस कंपनी की बुक क्लोज होती है। बुक क्लोजर का मतलब बुक क्लोज है, उसके दरमियान किसी भी शेयर्स की ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर वो बंदा शेयर्स ले लेता है सामने वाला और वो ट्रांसफर करवाता है बुक क्लोजर से पहले, तो वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा बुक क्लोजर के पीरियड के दरमियान ट्रांसफर करवाता है तो वो शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि उसने शेयर्स खरीद लिए लेकिन कंपनी का जो पे आउट यानी कि बोनस और डिविडेंड जो भी है वो पहले शेयर होल्डर को यानी कि मुझे आएगा, क्योंकि शेयर्स अभी तक मेरे नाम पर ही हैं। और फिर वो जो ट्रांसफर का सिलसिला चलेगा वो बुक क्लोजर पीरियड के बाद उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर होंगे। तो बुक क्लोजर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है जिनके पास फिजिकल शेयर्स रखे हुए हों। आप लोगों के पास यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली शेयर्स की लेन देन करते हैं, उनके अंदर काम करते हैं, आपका ताल्लुक बुक क्लोजर से कतई नहीं है। अब आपका ताल्लुक बुक क्लोजर से नहीं है तो आपका ताल्लुक फिर किस चीज से है? तो आपका ताल्लुक होता है एक्स डेट से। कंपनी ने बुक क्लोजर अनाउंस किया, जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे आपको समझाया था, 5 से 12, 5 तारीख से लेके 12 तारीख का ये जो पीरियड है। तो 5 तारीख से पहले के जो 2 दिन होंगे यानी कि 4 और 3, तो 3 तारीख उस कंपनी की एक्स डेट होगी। बुक क्लोजर स्टार्ट होने से पहले के जो 2 दिन होते हैं वो दूसरा दिन, मतलब बुक क्लोजर से पहले का जो सेकंड लास्ट दिन होता है वो होता है उस कंपनी की एक्स डेट। तो जो लोग डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स में काम करते हैं उनके लिए ताल्लुक उस एक्स डेट से है, यानी कि 3 तारीख से पहले आपके पास शेयर्स होना लाजिम है। यानी कि अगर आप 3 तारीख को शेयर लेंगे तो आपको किसी भी किस्म का पे आउट नहीं मिलेगा। आपको 3 तारीख से पहले यानी 2 तारीख तक आपके पास शेयर्स की खरीद यानी उसकी बाइंग होना लाजिम है, जब भी आप उस पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली शेयर्स में काम करने वालों के लिए जो ताल्लुक है वो एक्स डेट से है। अब एक्स डेट को आप इजीली कहां से देख सकते हैं? तो उसका अंदाजा लगाने का तो पहले मैंने आपको तरीका बताया कि कंपनी ने जो अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है उसके अंदर वो बुक क्लोजर का पीरियड देती है। तो बुक क्लोजर की डेट, जिस दिन बुक क्लोजर की डेट शुरू होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 5 तारीख बताई थी, तो उससे 2 दिन पहले आप मतलब 2 दिन पहले उसको माइनस कर लेंगे तो 3 तारीख जो होगी वो उस कंपनी की एक्स डेट होगी। तो बुक क्लोजर के स्टार्टिंग डेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं इजीली। इसके अलावा डिफरेंट दीगर प्लेटफॉर्म है जैसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट dps.psx.com.pk, यहाँ पर जो डेली कोटेशन आती है इसके अंदर भी कंपनीज की एक्स डेट का पूरा पोर्शन होता है, वहां पर जाकर आप एक्स डेट देख सकते हैं। उस कोटेशन के अंदर एक्स डेट के अलावा पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि कंपनी ने कितना पे आउट किया, क्या उसका बुक क्लोजर है, तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाती है। अब एक्स डेट को समझ लेते हैं, उस दिन को समझ लेते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि एक्स का मतलब क्या है। तो आपने सुना होगा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक्स वाइफ है, यानी कि वो चीज आपकी जिंदगी से खत्म हो गई, एक्स हो गई, मतलब कि वो फॉर्मर हो गई, पिछले चले गए, मतलब वो जिंदगी का एक हिस्सा था, जो पहले था वो खत्म हो चुका, वो आगे बढ़ गया वहां से। तो इसी तरीके से जो एक्स डेट होती है वो भी मतलब ये बताती है कि ये जो सिलसिला था पे आउट का या पीछे जा चुका, अब कंपनी का जो सिलसिला है, पीरियड है, वो फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ चुका है। तो ये जो पे आउट था ये पिछला था और एक्स डेट उसी दिन को काउंट होती है, यानी कि उस दिन वो पे आउट एक्स हो जाता है, पुराना हो जाता है। दूसरे अल्फाजों में ये है कि यानी कि एक्स डेट वाले दिन जो शेयर्स बाय करेगा उसको वो पिछला जो पे आउट है वो नहीं मिलेगा, वो नए फाइनेंशियल क्वार्टर के अंदर बंदे की जो बाइंग है वो इंक्लूड होगी। अब एक्स डेट को लेके लोगों के दरमियान जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि कब बाय करें तो हम पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स डेट वाले दिन आप लेंगे तो आपको पे आउट कंपनी का नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स डेट से एक दिन पहले, जैसे एक्स डेट मैंने आपको बताई 3 तारीख एग्जाम्पलरी तौर पे, तो 2 तारीख को ट्रेडिंग खत्म होने से 1 मिनट पहले यानी कि 3:29:50 पे भी आप शेयर लेते हैं, 10 सेकंड पहले भी अगर आप शेयर ले लेते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। और अगले दिन आते साथ ही, सुबह मार्केट खुलते साथ ही पहले मिनट में भी आप शेयर बेच देते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे उस कंपनी के पे आउट के लिए। यानी कि एक्स डेट से पहले आपके पास शेयर्स होना, उसकी बाइंग होना लाजिम है। इसमें T+2 की सेटलमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उस शेयर्स को खरीद लिया तो आप एलिजिबल होंगे, और अगर एक्स डेट वाले दिन बेच देते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बेचने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस तारीख को लें और इस तारीख तक रखें तो ही मिलेगा, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। एक्स डेट से पहले लेना है और एक्स डेट वाले दिन भी बेच देंगे तो भी आप उस कंपनी के पे आउट्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं फिर से बताता चलूं कि बुक क्लोजर के पीरियड से डिजिटली शेयर्स में काम करने वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका उस पीरियड से कोई कुछ भी लगे पड़े नहीं, आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक्स डेट से है। कंपनी की एक्स डेट पे आपकी नजर होनी चाहिए और एक्स डेट वाले दिन लेंगे। एक्स का मतलब है कि जो एक्स डेट वाले दिन शेयर्स लेगा उसको उस कंपनी का अनाउंस किया हुआ पे आउट नहीं मिलेगा, वो पे आउट पुराना हो चुका। यानी कि एक्स डेट से पहले, एक दिन पहले, अगर आप मार्केट बंद होने से पहले 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 10 सेकंड पहले भी शेयर्स ले लेते हैं और अगले दिन आते ही यानी एक्स डेट वाले दिन आते ही वो शेयर्स
बेच देते हैं तो भी आप उस कंपनी के पे आउट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि आपने 2-3 दिन पहले लेना है तो ही मिलेगा या लेने के बाद 2-3 दिन तक रखना है तो ही मिलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब इसके अंदर एक और कंफ्यूजन लोगों के दरमियान आ जाती है कि भाई एक्स डेट वाले दिन तो शेयर के प्राइस खुलते ही कम है, यानी कि वो शेयर प्राइस खुलता ही नीचे है। जिस दिन ऊपर क्लोज हुआ, एक्स डेट से एक दिन पहले जिस प्राइस पे क्लोज हुआ वो अगले दिन उस प्राइस पे नहीं खुलता, उससे काफी नीचे खुलता है। तो ये क्या वजह है? मतलब अगर हम शेयर्स एक दिन पहले लें तो उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है, अगले दिन तो हम नुकसान में खड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन कंपनी के शेयर प्राइस में से वो जो डिविडेंड बोनस है वो भी एक्स होता है, माइनस होता है। उसका जो तरीकेकार है वो तो ये है कि डिविडेंड की सूरत में कंपनी ने जितना डिविडेंड अनाउंस किया है, जितने रुपए अनाउंस किए, सीधा सीधा उतने रुपए कंपनी के शेयर प्राइस में से निकल जाते हैं। और बोनस का सिलसिला ये होता है कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10% बोनस अनाउंस किया है तो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस में से उस कंपनी के शेयर प्राइस में से 10% निकल जाएंगे सीधा सीधा, यानी कि जो शेयर प्राइस रहेगा वो 90% रहेगा, अगले दिन 10% उससे नीचे खुलेगा। और ये सीधा सीधा सिर्फ कैलकुलेशन होती है, एजम्पशन एक तरीके से होती है कि यार अगर मैं आज के दिन शेयर प्राइस लेता हूं तो एक्स रेट इसका क्या खुलेगा, एक्स वाले दिन उसके प्राइसेस कम होके कितने खुलेंगे, तो आप पहले से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एक्स रेट कैलकुलेटर लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक है उससे आपको बआसानी मिल जाएगा। अब इसमें लोगों का सवाल ये होता है कि शेयर प्राइस में से कम होने की जरूरत क्या पेश आती है, ये शेयर प्राइस में से एक्स होता क्यों है? तो देखिए, कंपनी ने एक अर्निंग करी है 10 रुपए की, उसमें से कंपनी आपको बांट देती है 5 रुपए, यानी कि कंपनी के पास रह गए 5 रुपए और 5 रुपए उसने आपको दे दिए। तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास से भी 5 रुपए खत्म हुए तो उसके शेयर प्राइस से भी 5 रुपए खत्म ही होने हैं ना। तो ये सीधा सीधा एक्स का हिसाब ये है कि कंपनी के पास से भी खत्म हो गए, आप लोगों के पास चले गए तो शेयर प्राइस से में भी खत्म हो गए। और बोनस शेयर्स का सिलसिला ये होता है कि बोनस शेयर्स देने के बाद कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में है उसकी तादाद बढ़ जाती है। जैसे सिस्टम्स लिमिटेड ने 100% बोनस अनाउंस किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लगते हैं कि उसके शेयर्स की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 50 लाख हैं, तो 100% पे वो बन गए 50 लाख और ऐड हो गए तो वो 1 करोड़ शेयर्स हो गए। तो जाहिर सी बात है शेयर्स की तादाद बढ़ गई तो उस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो भी उस शेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। तो जाहिर सी बात है शेयर्स की तादाद बढ़ गई तो वो ईपीएस भी कम हो जाएगी, वो तमाम शेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए वो शेयर प्राइस में से भी एक्स हो जाते हैं। इसीलिए शेयर प्राइस की मार्केट के अंदर से वैल्यू कम हो जाती है वक्ती तौर पे। अब लोगों का इसके अंदर सवाल ये होता है कि ये तो फायदे वाली बात है ही नहीं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोग ये कहते हैं कि यार एक्स से एक दिन पहले लेंगे तो एक्स वाले दिन तो फिर हम नुकसान में खड़े हैं, लेकिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि आप नुकसान में नहीं खड़े। कंपनी का उस दिन और वक्ती तौर पे वो शेयर प्राइस की वैल्यू कम हुई है और उसके बदले में आपको उस कंपनी का डिविडेंड और बोनस तो मिला ही है, तो एक तरीके से तो आप फायदे में ही खड़े हैं, कुछ हिस्सा तो आपको मिला ही है उस पैसे में से। फिर इसके बाद जो शेयर प्राइस की वैल्यू कम हुई है वो कुछ वक्तों के बाद जैसे मार्केट चलती है या शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट वगैरह आती है तो वो कुछ वक्तों बाद अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाते हैं, जिसकी सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। चाहे एफएफसी हो, चाहे मिलर ट्रैक्टर हो, चाहे एंग्रो कॉर्पोरेशन हो, चाहे मीजान बैंक हो, चाहे एमसीबी बैंक हो, ये वो शेयर्स हैं जिनके पास ये शेयर्स रखे हुए हैं और कंपनीज पे आउट करती रहती हैं, तो उन लोगों के पास पे आउट आता रहता है और वो शेयर प्राइस एक्स होते रहते हैं। लेकिन फिर साथ ही वो मार्केट बढ़ती है तो फिर उनके रेट वापस आ जाते हैं, तो लोगों को एक तो कंपनी का जो पे आउट आया है उसकी इन्वेस्टमेंट पे वो आ गया, फिर साथ ही जो शेयर प्राइस बढ़े तो उनकी ओरिजिनल वैल्यू वापस आ गई। उसके बाद उसके अंदर जो और ग्रोथ होती है शेयर प्राइस के अंदर तो वो उनके लिए दुगना फायदा होता है, यानी कि दो तरफ से आपको कंपनी में से फायदा मिल रहा है, एक तो कंपनी का पे आउट और दूसरा कंपनी के शेयर प्राइस की एप्रिसिएशन। तो दो तरफ से आपके कैपिटल को बूस्ट मिलती रहती है और वो बढ़ता रहता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सब्र रख के कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि ट्रेडिंग करते हैं और जल्दबाजी भी नहीं करते। और बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज भी यही है कि कंपनी का प्योर परमानेंट शेयर होल्डर आपने बनना है, कि कंपनी के अंदर असल हिस्सेदारी रखनी है, ना कि उसके शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट करनी है, उसके अंदर स्पेकुलेशन करनी है, उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। वो सिलसिला होता है, वो एक अलग तबका है, लेकिन उस चीज को हमें थोड़ा सा कम करके इन्वेस्टमेंट कल्चर जो है उसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और उसी की वजह से इंडस्ट्रीज और तमाम लोग जो अपना कारोबार स्टॉक मार्केट के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं वो लोग ऐसे ही बढ़ सकते हैं। और ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद है। हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शेयर बिल्कुल डाउन पर लिए थे, शेयर्स लिए थे कंपनी के, जैसे मीजान बैंक किसी ने 23 रुपए का 30 रुपए का लिया था और उसके बाद कंपनी का डिविडेंड बोनस आता रहा तो उसकी इनकम बढ़ती रही उस बंदे की जिसने कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्टमेंट की थी। फिर साथ ही वो जो इनकम बढ़ती रही तो एक वक्त ऐसा आया कि जितने पैसे उसने लगाए थे वो पैसे उसके पूरे हो गए, यानी जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी तो 1 लाख पे 1 लाख का रिटर्न आ गया, मतलब कि टोटल फ्री हो गए। जो शेयर्स की बाइंग थी वो टोटल फ्री हो गई, इन्वेस्टमेंट पे 100% उसे रिटर्न मिल चुका। और उसके बाद फिर शेयर रखे हुए हैं उसके पास तो वो जो बोनस आया था वो भी ऐड
होता गया, फिर उस बोनस के ऊपर अलग से जो बोनस डिविडेंड आता रहा तो वो भी जमा होता रहा। तो ये मतलब समझ लीजिए कि एक उसने मुर्गी खरीदी, उसने अंडे दिए, उन अंडों में से बच्चे निकले, उन्होंने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकले, उन्होंने अंडे दिए। तो ये जो सिलसिला है फार्म बनने का वो बढ़ता रहा। ये होती है कंपाउंड इनकम जो कि सालों साल चलती रहती है और इसको नस्लें बैठ के खाती हैं। और सिर्फ मीजान बैंक ही नहीं, इसकी काफी सारे मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे एंग्रो कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, ICI पाकिस्तान है, आर्क्रोमा पाकिस्तान है, सर्ट पाकिस्तान है, एबर्ट लेबोरेटरीज है, बैंकों के शेयर्स हैं, फर्टिलाइजर के अंदर स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल के अंदर कंपनीज हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमने आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर, चाहे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हो, चाहे ब्लू चिप स्टॉक्स हो या बेस्ट डिविडेंड पे आउट वाले स्टॉक्स हो, तमाम के अंदर कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर बताया भी है ताकि आप लोगों को आसानी भी होती रहे और ये मिसालें आपके सामने मौजूद भी हैं। अब जैसे मैंने आपको मिसालें दी सिस्टम्स लिमिटेड की, एटलस इंश्योरेंस की और हाइनून लेबोरेटरीज की, जिनके पे आउट्स आज अगर जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी आना बाकी है। अब इनके अंदर लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मैं एक्स डेट से पहले शेयर्स तो ले लेता हूं, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब मैं एक्स डेट से पहले ले चुका हूं और मैं पे आउट्स के लिए एलिजिबल भी हूं। अब ये पे आउट मुझे मिलेंगे कब और कैसे मिलेंगे? अब इसके अंदर एक बात तो तय है कि आप शेयर्स बेच दें चाहे ना बेचें, बोनस और डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहती ही है। तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की। बोर्ड मीटिंग की डेट वाले दिन कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करी। उस बोर्ड मीटिंग के दिन उस कंपनी ने अपनी अर्निंग्स वगैरह शो करी और फिर साथ ही उस कंपनी ने पे आउट दिया। उस पे आउट के लिए उस कंपनी ने एक और डेट अनाउंस करी जो कि एक्स डेट है। एक्स डेट से पहले आप शेयर्स ले चुके, यानी कि अब आप कंपनी के पे आउट्स के लिए एलिजिबल हो गए। तो अब एक्स डेट के बाद फिर प्रोसेस होता है 30 वर्किंग डेज का। आमतौर पे ये होते हैं 15 से 20 वर्किंग डेज, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम 30 वर्किंग डेज लेके चलते हैं। तो उस 15 टू 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके पास कंपनी का पे आउट आ जाएगा। अब डिविडेंड का सिलसिला ये होता है, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड ने 5 रुपए कैश अनाउंस किया, तो कैश तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। उस बैंक अकाउंट में जिसको आपने अपने अकाउंट ओपनिंग के वक्त अपने ब्रोकरेज हाउस में रजिस्टर करवाया था, यानी कि जो आपने अपना IBAN नंबर दिया था, उसी IBAN नंबर पे आपका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा 15% CGT कैपिटल गेन्स टैक्स काट के, अगर आप फाइलर हैं तो। और नॉन फाइलर पे ये जो CGT है ये डबल हो जाता है, यानी कि 30% का होता है। तो टैक्स कट के जितना भी आपका डिविडेंड बनता है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो बस ये एक आखिरी बात मैं इसमें ऐड करता चलूं कि जो बोनस शेयर्स आपके पास आते हैं, किसी भी किस्म का टैक्स, किसी भी किस्म की फीस या शेयर्स की कटौती नहीं होती। वो जितने कंपनी ने अनाउंस किए हैं, जितना फीसद अनाउंस किया है, उतना फीसद आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड है, जो कि पैसे हैं, वो टैक्सेबल अमाउंट होती है, तो उसके अंदर से जो टैक्स है CGT 15% का, वो आपको कट के फिर मिलते हैं। तो ये है पूरा सिलसिला कंपनी के पे आउट्स देने का और आप लोगों कैसे पे आउट हासिल कर सकते हैं उसका। तो ये पूरा सिलसिला, पूरी वीडियो आप लोगों के लिए देखना लाजिम है। ये पूरी वीडियो सही तरीके से तफसील से देखिएगा और कुछ चीज ना समझ आए तो दोबारा देखिएगा और फिर भी ना समझ आए तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसमें आपका सवाल का जवाब दे सकें। और जाते जाते आखिरी बात कि इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे हम इंशाल्लाह लाते रहेंगे, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारी वीडियोस से और भी लोगों को मालूमात मिल सकेगी, कुछ वैल्यू मिल सकेगी, तो वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए। और